तो आइए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आज व्याकरण। तो आज जानते हैं व्याकरण के बारे में, तो क्या है ग्रामर के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी दे देते हैं। तो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ समास के बारे में। किसके बारे में? व्याकरण में किसके बारे में? समास। समास और संधि। संधि के बारे में बताऊंगा मैं बाद में, लेकिन अभी थोड़ा जानते हैं समास के बारे में। तो आइए, समास में क्या है कि समास में क्या कहता है? दो या दो से अधिक पद अपने बीच की क्या कहता है? तो आइए, मैं यहाँ पे लिखा हूं कि देखिए समास किसे कहते हैं। तो समास दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर, विभक्ति मतलब विकार होता है, क्या होता है? विकार। और विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाता है, तब इसी मेल को समास कहा जाता है। किसी मेल को समास क्या कहा जाता है? किसको छोड़ता है? विभक्ति को छोड़ता है। जैसे कि हर्षिकार, दुर्घिकार, हर्षुकार, उकार, ऋकार आदि इत्यादि, इसी को हम कहते हैं विभक्ति में छोड़ जाता है। तो क्या दूसरा टॉपिक क्या है कि पदों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते कहा जाता है या सामासिक पद कहा जाता है। तो इसके बारे में क्या क्वेश्चन आएगा कि समस्त पद किसे कहते हैं? क्या कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। तो कौन कौन से भेद होते हैं? यहाँ पे फिर क्वेश्चन क्या आएगा कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो अगर अंतर यहाँ पे पूछा गया तो इसमें जब बताना है कि वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक। उसके बाद क्या है कि एक तरफ हम संधि लिख रहे हैं और एक तरफ क्या लिखेंगे? समास। एक तरफ क्या लिखना? समास। तो संधि में क्या होता है? देखिए, वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। किसके मेल से? वर्णों के मेल से। और पदों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे समास कहते हैं। किसके मेल से? पदों के मेल से। उसका दूसरा टॉपिक क्या? संधि वर्णों में होती है। संधि किस में होती है? वर्णों में संधि होती है। वर्णों में संधि होती है। उसके बाद क्या इधर क्या है कि और समास पदों में होती है। पदों में क्या होती है? समास होती है। दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक क्या है कि संधि। तीसरा टॉपिक। और यहाँ पे क्या है कि लेकिन समास में पदों के बीच में विभक्ति का लोप होता है। किसमें विभक्ति का लोप होता है? इसमें विभक्ति का लोप होता है। किसमें? समास में। इसमें विभक्ति का लोप होता है। उसके बाद जहां समास होता है, जहां समास होता है वहां संधि अवश्य होती है। जहां पे समास होगा वहां पे क्या होगा? संधि अवश्य होती है। जहां समास होता है वहां पे संधि होता है। इसमें क्या होता है? संधि होता है। उसके बाद क्या है कि जहां संधि होती है वहां समास भी रहता है और नहीं भी रहता है। जहां पे समास है, जहां पे संधि है, जहां समास होती है वहां पे संधि अवश्य होती है। क्या होती है? संधि यहाँ पे अवश्य होती है। लेकिन जहां संधि होती है वहां समास रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। लेकिन जहां पे संधि है तो यहाँ पे क्या होगा कि समास होगा या नहीं होगा। ये दोनों डिपेंड करता है किस पर? संधि पर। संधि यहाँ पे हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। यहाँ पे समास डिफिनिट नहीं है कि होगा ही। यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन समास में क्या? संधि निश्चित होता है। तो अब जानते हैं, आइए आगे क्या है कि समास के कितने भेद है। समास के 6 भेद है, हम आपको पहले बताए हैं। उसके बाद अभी देखते हैं कि समास के कौन कौन से 6 भेद हैं। ये हुआ मेरा 6 टॉपिक। क्या है? समास के कितने भेद है? समास के 6 भेद है। तो मैं देखिए 6 भेद यहाँ पे क्या? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, उसके बाद बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास। उसके बाद क्या है कि आते हैं फिर तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास के बारे में आपको बताते हैं। तत्पुरुष समास में क्या क्या है? तत्पुरुष समास क्या कहता है कि जिस सामासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस सामासिक शब्द मारा, तो यहाँ पे क्या हुआ? क्या कहता है कि अंतिम खंड प्रधान हो। तो यहाँ पे क्या? अंतिम खंड क्या है? मंत्री, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे अंतिम खंड क्या बताया? प्रधान मंत्री। यहाँ पे जो मंत्री बता रहा है अंतिम पद। तत्पुरुष समास का तो अंतिम पद खड़ा है, तो अंतिम पद के बारे में आप जान गए, राज मंत्री। तो अंतिम पद क्या है कि मंत्री ने बाघ को मारा, इसलिए यहाँ पे ये मंत्री प्रधान होगा। तत्पुरुष समास का भी 6 भेद है। कितने भेद है? तत्पुरुष समास का भी 6 भेद है। पहला भेद क्या है कि कर्म करण संप्रदान। उसके बाद
अपादान, संबंध, अधिकरण, इतना भेद है किसका? तत्पुरुष समास का। उसके बाद देखते हैं कि नंबर 2 समास में क्या कहता है कि जिस सामासिक शब्द में विशेष विशेषण और उपमान उपमेय का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस सामासिक शब्द में विशेषण विशेष विशेषण, इसमें क्या है? इसमें मेन क्या दिखाएगा? विशेष, और क्या दिखाएगा? विशेषण, उपमान उपमेय का मेल हो। यहाँ पे क्या कहता है कि मेल हो, मेल, यहाँ पे मेल भी कह रहा है। क्या कह रहा है? मेल। तो मेल हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसका एक टॉपिक ले लेते हैं 2 3 4। ये क्या है? इसमें क्या कहता है? चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। उसके बाद क्या है कि कमल के समान चरण, उसके कमल चरण। उसके बाद कि उदर चित वाला, यानी उदार चेतना, उदर चित वाला मतलब उदार चेतना। उसके बाद पीत है जो अंबर अर्थात पीतांबर, यह कर्मधारय समास का संख्या से शुरू हो। शुरू उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दूसरा पर 2 3 4 5 6 7 8 मतलब गिनती से शुरू हो जाइएगा। जिस संख्या में जिस समास का शब्द संख्या से शुरू हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उसके बाद और एक आसान है, आइए और देखिए क्या है कि दोनों मतलब पद प्रधान होना चाहिए। क्या है? दोनों पद प्रधान होना चाहिए, दोनों पद प्रधान होना चाहिए, दोनों पद प्रधान हो, मतलब दोनों पद प्रधान बराबर का हो, मतलब कोई आगे पीछे ना हो। हम इसको आगे देते हैं तो उसको पीछे नहीं दे सकते, इसको पीछे देंगे तो उसको आगे नहीं दे सकते हैं, मतलब दोनों पद प्रधान हो। तो दोनों पद प्रधान किसमें होता है? आइए देखते हैं, गौरी और शंकर, गौरी शंकर। उसके बाद राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण क्या होगा? राधा और कृष्ण का मतलब क्या होगा? राधा कृष्ण। उसके बाद माता और पिता, उसके बाद क्या होगा? माता और पिता का क्या होगा? माता पिता। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे क्या है कि दोनों पद प्रधान हो, मतलब इसको हम जितना हक दे सकते हैं तो इसको भी इतना हक देना होगा, जितना सम्मान हम इसका करेंगे उतना सम्मान इसका करना होगा। और बीच में यहाँ पे क्या है? एक टॉपिक है रेकरिंग का, मतलब इसको लगाने के बाद मतलब क्या होना चाहते हैं? बहुब्रीहि समास में क्या है कि अब मतलब जो अपना समस्त पद छोड़कर किसी दूसरे पद का अर्थ बताए उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि लंबा है उदर जिनका, लंबोदर मतलब गणेश, गणेश एक भगवान है, ठीक, तो उसकी लंबा है उदर जिनका, अर्थात लंबोदर क्या है? और इसका मतलब क्या होता है? गणेश। क्या होता है? किसका होता है? तो गणेश का होता है। तो यहाँ पे अपना मतलब पूरा पद इसको छोड़ के किसी अन्य पद का उपयोग करता है, उसे इन समासिक शब्द का रूप कभी नहीं बदलता हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं? अव्ययभाव। अव्ययभाव समास कहते हैं। उसके बाद देखिए दिन दिन, दिन इसका क्या है कि दिन दिन, मतलब प्रतिदिन। अब किसी को कहना है कि दिन दिन तुम आते हो, इसका मतलब क्या होगा कि प्रतिदिन वो आता है, इसलिए तुम प्रतिदिन हमको ऐसा क्यों कहते हो? जैसे कोई टोकता है कुछ के लिए तो उसको कह सकते हैं कि प्रतिदिन टोकना क्या अच्छा है। उसके बाद दिन दिन बोलने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए प्रतिदिन बोलता है। उसके बाद की जन्म भर मतलब जन्म, उसके बाद आजन्म, जन्म भर मतलब आजन्म, बिना अर्थ का मतलब व्यर्थ है, मतलब व्यर्थ है। उसके बाद हर पर मतलब प्रतिपल, मतलब हर पर किसी को कुछ कहना है तो हर पर कहते रहता है, मतलब प्रतिपल जब भी देखते हो तो कहते रहते हो, तो वही होता है प्रतिपल। उसके बाद आपका 6 मतलब समास के 6 भेद, समास के 6 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? उसके बाद इससे हट के एक और समास होता है जिसको ने समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं? ने समास कहते हैं।
ये 7 नंबर में आता है ने समास। मतलब इसका समास में क्या है कि ना से जो अर्थ, मतलब ना से जो शुरू होता है उसे ने समास कहते हैं। बस जैसे कि अनंत, जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। अन्याय, मतलब जिसका कोई न्याय ना हो उसे अन्याय कहते हैं। तो ये था मेरा क्या है आज का समास के बारे में। तो कैसा लगा मेरा समास? वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी दोस्तों को बताइए। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि देशभक्त कौन सा समास में आएगा। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन क्या है कि देशभक्त कौन सा समास में आएगा। देशभक्त कौन सा समास में आएगा? अगर मेरा वीडियो पसंद आए, समझ में आया है तो आप बताइएगा कि देशभक्त कौन सा समास में आएगा, तब मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो आपको समझ में आ गया। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।